Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 India climate। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के क्लाइमेट को। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम राजस्थान और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मेघालय और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी हमें रेनफॉल में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो भाई हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमें टेम्परेचर और रेनफॉल में। नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन। देखो हमने बोल दिया भाई ये रेनी सीजन है, यहाँ तो बारिश होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीजन टू सीजन टेम्परेचर और रेनफॉल में पूरे इंडिया में वेरिएशन तो है ही, साथ ही साथ रीजन टू रीजन भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लॉजिकली सोचो, क्या कश्मीर और राजस्थान का टेम्परेचर सेम हो सकता है? क्या कश्मीर और केरला का टेम्परेचर सेम होता है? क्या ये दोनों इक्वल अमाउंट में रेनफॉल रिसीव करते हैं? बिल्कुल नहीं। मेघालय की अगर हम बात करें, उसका मौसिनराम चेरापूंजी वर्ल्ड हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया है। वहीं पर हमारे पास डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जहाँ पर बारिश कम होती है। तो भाई इंडिया में बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर में भी, रेनफॉल में भी, सिर्फ सीजन टू सीजन नहीं, रीजन टू रीजन भी। मतलब बिहार उतनी रेन रिसीव करता है क्या जितनी तमिलनाडु करता है? तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है क्या बिहार में होती है? तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। कैसा है बेटा? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अच्छा, अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, बस इतना जान लो कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं और जिस भी एरिया में मैं रह रही हूँ, या हम कश्मीर की बात कर लें या हम केरला की बात करें, तो बेटा किसी भी दो एरिया में सेम टेम्परेचर और सेम अमाउंट में रेनफॉल नहीं मिलती। ना ही तो सीजन टू सीजन, ना ही तो रीजन टू रीजन, है ना। चलो, जितनी ठंडी हम देखते हैं यूपी में, उतनी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती, है ना। जितनी मध्य प्रदेश में ठंडी होती है उतनी केरला में भी नहीं होती। अगर मैं समर की बात करूं, जो टेम्परेचर है समर्स में थार डेजर्ट में 48 डिग्री तक चला जाता है, पर वहीं पर लेह में -40 रहता है, 48 डिग्री तक जाता है थार डेजर्ट में समर्स में। वहीं अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो -40 चला जाता है, कहाँ पर? लेह में। इतना गिर जाता है, ठीक है। -40 लेह लद्दाख, 48 डिग्री थार डेजर्ट। तो देखो कितना वेरिएशन है। कहाँ तो गर्मियों में हमको थार में 48 तक देखना पड़ता है, पर वहीं विंटर्स में लेह में -40 तक चला जाता है। जो एनुअल रेनफॉल है थार में वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है। थार डेजर्ट में, मतलब राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। वहीं पर मेघालय का मौसिनराम, मेघालय का चेरापूंजी, ये 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो अभी समझ में आ गया कैसे वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। फैक्टर्स जैसे कि लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। हमारे इंडिया के क्लाइमेट को भी यही सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं: लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। पहले हम लोकेशन देखेंगे, है ना। तो देखो भाई, ये है हमारा इंडिया और ये इंडिया को डिवाइड करती हुई लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी डिग्री है 23.5, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करती है ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। जो सदर्न पार्ट है ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन मतलब टॉरेंट मतलब बहुत गर्म, ठीक है। पर जो नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। इट मीन्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो भाई लोकेशन की बात समझ में आई कि भाई हमने बोल दिया कि जो हमारा इंडिया है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नीचे वाला पार्ट हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ऊपर वाला पार्ट हो जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना ही तो बहुत गर्म है। दस टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द समर्स, और इसीलिए क्योंकि 3 मंथ्स जो सन की अपरेंट मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, और इस वजह से टेम्परेचर समर्स में हमें बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। आप जितना ऊंचाई पर जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। हर 165 मीटर
ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाता है। कितनी हाइट पे जाने से? 165 मीटर ऊपर जाने से, हर 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री से जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है। तो द टेम्परेचर इज लो ड्यूरिंग समर, समर में टेम्परेचर कम होता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमालय, क्योंकि देखो हिमालय बहुत हाइट पर है, तो हाइट पे होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर समर्स में भी बहुत कम देखने को मिलता है। ऑल्दो तमिलनाडु इज क्लोज टू इक्वेटर, तमिलनाडु इक्वेटर के बिल्कुल पास है, पर जो हिल स्टेशन हैं जैसे कोडाईकनाल, उद्गम मंडलम, यहाँ पर कूल क्लाइमेट ही होता है। अब आप देखो इक्वेटर के पास है, हमारा जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट, पर भी तमिलनाडु जो कि के बिल्कुल इक्वेटर के पास है, वहाँ के हिल स्टेशन कोडाईकनाल और उद्गम मंडल भी कूल क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं। क्यों? हाइट की वजह से। तो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे, जितना ज़्यादा हाइट पे आप रहोगे उतना टेम्परेचर कम होगा। जो नदर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। द नदर्न प्लेन्स रिमेन वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम में जो नदर्न प्लेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक है, जब गर्मी हो रही है फिर भी कोडाईकनाल और उद्गम मंडलम इक्वेटर के पास होते हुए भी ठंडे हैं, पर नदर्न प्लेन्स इक्वेटर से दूर होते हुए भी गर्म है। Moreover, the Himalayan ranges that extend from west to east, west से ईस्ट एक्सटेंड करते हैं हमारे हिमालयन रेंज, ये हम पढ़ चुके हैं। Do not allow the cold, ये बिल्कुल भी आने नहीं देते ठंडी ठंडी हवाओं को साइबेरियन रीजन से इंडिया में, जो कि साइबेरियन रीजन भी बोल सकते हैं और हम सेंट्रल एशिया भी बोल सकते हैं। सेंट्रल एशिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उसे हमारे नदर्न माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स रोक देते हैं, वो इंडिया में एंटर ही नहीं करने देते हैं ठंडी हवाओं को। टू एंटर इंडिया ड्यूरिंग विंटर एंड थस कीप्स द कंट्री वार्म, और वो ठंडी हवाएं इंडिया में नहीं आ पाती, इसलिए हमारी कंट्री थोड़ी थोड़ी गर्म रहती है। सिमिलरली ये हेवी रेनफॉल देते हैं मानसून सीजन में। कैसे? देखो ये रहे हिमालयन माउंटेन, ये यहाँ वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में नहीं आने दे रहे, साथ ही साथ यहाँ से जो मानसूनी हवाएं उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं ठंडी होती हैं तो बारिश यहीं दे देती हैं। समझ में आई बात? तो दो तरीके से हमारे लिए अच्छे हैं। हमारी मानसून रेन इंडिया में ही रुक जाती है, मानसून विंड्स इंडिया में ही बारिश दे देती हैं, और ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से आने वाली थी वो इंडिया में नहीं आती है। ओ चलो, तो हैवी रेनफॉल देता है हमें मानसून सीजन में। कौन कौन कौन? हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का इतना ही रोल है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, हवाएं जब ऊपर उठेंगी ठंडी होंगी तो बारिश हमें ही मिल जाएगी। सिंपल। चलो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं बच्चा अराउंड पेनिनसुलर इंडिया, वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देती हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के स्टेट्स को। देखो यहाँ पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं इनके ऊपर मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है, ये एक्सर्ट करती है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कोस्टल एरियाज। ना तो यहाँ का आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा मिलेगा, ना तो डे में टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, ना रात में टेम्परेचर कम होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर इक्विटेबल क्लाइमेट होता है पूरे साल भर, पर वो प्लेसेस जो सी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब इंटीरियर में है, डेक्कन प्लेट्यू से बहुत ज़्यादा इंटीरियर में, जैसे हमारा यूपी, वहाँ पर आपको टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। गर्मी इतनी भयंकर होगी कि क्या बताएं, ठंडियाँ इतनी भयंकर होगी कि ऐसा लगेगा भाई अब तो गल गए। गर्मियों में ऐसा लगता है अब तो पिघल गए, और ठंडियों में लगता है अब तो गल गए। चलो चलो चलो, तो जितना डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर में जाओगे वहाँ पर आपको बहुत ठंडी देखने को मिलेगी, तो बहुत गर्मी भी देखने को मिलेगी। एंड लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज टू हॉट इन समर्स, टू कोल्ड इन विंटर्स। नाउ द वेरी इजी द साइकिल ऑफ सीजन्स, हमें भी पता है कैसे एक के बाद एक सीजन अपने आप को चेंज करते जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, एंड द मॉनसून विंड्स। ठीक है, द वेरिएशन इन टेम्परेचर, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड मॉनसून विंड्स कॉज 4 डिस्टिंक्ट सीजन, और इनके डिफरेंसेस की वजह से 4 डिफरेंट सीजन हमारी कंट्री में हम देखते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई? टेम्परेचर बदल रहा है,
अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का बदल रहा है। मानसून विंड आ रही हैं और जा रही हैं, इस वजह से हमें 4 सीज़न देखने को मिलते हैं। दे अकर इन फिक्स सीक्वेंस, ये फिक्स सीक्वेंस में आते और जाते हैं और पूरी एक एनुअल साइकिल बना लेते हैं। ये 4 सीजन्स हैं, सभी को पता होंगे बच्चा ये तो। कोल्ड वेदर सीजन जिसे हम विंटर कहते हैं, हॉट वेदर सीजन जिसे हम समर कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम। देखो जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है उसमें मानसून आ रहा होता है, जैसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसमें मानसून जा रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटम। द कोल्ड वेदर सीजन, तो बेटा अगर हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करें ना, तो हम सबको पता है कि ठंडियाँ कब आती हैं और कब जाती हैं। अब आप लोग 8th क्लास में पता ही होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई मिडल ऑफ नवंबर से ठंडियाँ स्टार्ट होती हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि अक्टूबर के एंड से ठंडियाँ स्टार्ट होना चालू हो जाती हैं, है ना। पर चलो हम बुक के हिसाब से चलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिडल ऑफ नवंबर से चालू होती है ठंडियाँ और ख़त्म कब होती है, मिडल ऑफ मार्च। चलो, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है और आप साउथ से जैसे नॉर्थ की तरफ आते जाओगे आपको टेम्परेचर कम कम और कम मिलता जाएगा। केरला से महाराष्ट्र में टेम्परेचर कम होगा, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में कम होगा, मध्य प्रदेश से ऊपर दिल्ली में कम होगा। तो जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम 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 होता जाएगा। जो मीन टेम्परेचर होता है नदर्न पार्ट का, इंडिया के नदर्न पार्ट का जो मीन टेम्परेचर होता है वो बिलो 20 डिग्री होता है और जो सदर्न पार्ट का होता है वो हमेशा 20 डिग्री से अबव होगा। तो नॉर्थ और साउथ में एक लाइन में तो आप ये याद ही कर सकते हो कि जो मीन टेम्परेचर है नदर्न पार्ट का वो बिलो 20 जाता है और सदर्न पार्ट का अबव 20। जो डेज होते हैं वो जनरली वार्म होते हैं, नाइट्स कोल्ड होती हैं। जनवरी एंड फरवरी जो मंथ होता है वो कोल्डेस्ट मंथ होती है, सबसे ज़्यादा ठंडी जनवरी और फरवरी में होती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट। बेटा इंडिया का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो कैसा रहता है, ड्राई। कहाँ विंटर्स में आप लोग देखना, गर्मियों में जो हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, पर ठंडियों में जो हवाएं होती हैं वो इतनी सूखी होती हैं कि जब हमारी स्किन हैंड्स और फेस वो जब डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है तो हमें ड्राई फील होने लगता है। कुछ लोगों के फेस पे तो क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्रैक्स मतलब वो क्रैक्स नहीं है, ऐसे कुछ, अब तुम लोग समझ जाओ क्या होता है। फिर हमें कोल्ड क्रीम लगानी पड़ती है ना। तो जो मेजर पार्ट होता है वहाँ पर ड्राई होता है विंटर्स में, ड्राई ड्यूरिंग विंटर्स, मॉइस्चर नहीं होता एयर में। हाउएवर नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पासिंग ओवर बे ऑफ बंगाल पिक्स अप मॉइस्चर, पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेता है बे ऑफ बंगाल से और कोरोमंडल कोस्ट पे, मतलब तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पे थोड़ी सी बारिश हमें देखने को मिल जाती है। तभी मैंने कहा था कि तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है। भाई देखो पूरे इंडिया में जो चलने वाली जो कॉमन नॉर्मल हवाएं होंगी वो ड्राई होंगी, इनमें मॉइस्चर नहीं होगा, आपके हाथ पैरों को लगेगी वो सब फट जाएंगे। पर जो बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट मानसून की रेंज आती हैं वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होती हैं बे ऑफ बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर लेके कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कर देती हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में। जो कोल्ड वेदर सीजन है वो जनरली प्लीजेंट ही होता है, प्लीजेंट होता है, क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी भी नहीं होती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं पर थोड़ी सूखी सूखी होती हैं। कोल्ड क्रीम बहुत ज़रूरी हो जाती है, पर कई बार हमने देखा है कि साइक्लोन्स भी आते हैं जिनका ओरिजिन कहाँ हुआ होता है, मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट हुए साइक्लोन्स हमारे इंडिया में भी आते हैं और हमें विंटर रेनफॉल देते हैं। कहाँ पर देते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट रेनफॉल देते हैं इन द प्लेन्स पर। नदर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको विंटर में रेनफॉल मिलेगी, लाइट रेनफॉल होगी। और स्नोफॉल होगा कहाँ पर, हिमालय में स्नोफॉल देते हैं ये मेडिटेरेनियन से आने वाले साइक्लोन, और प्लेन्स पर थोड़ी थोड़ी बारिश देते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, ये क्योंकि ये वेस्ट की साइड से आ रहे हैं। देखो अगर भाई ये हमारा इंडिया है तो ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है, तो इंडिया के वेस्ट साइड से आ रहे हैं मेडिटेरेनियन सी इंडिया के वेस्ट में ना, और इधर आगे चले जाना वहाँ पर, तो इसीलिए इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। दे आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर कंडीशन, और इनके आने के बाद बहुत ठंडी पड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है और बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिलता है। कितनी बार हम लोग देखते हैं ना कि ट्रेन मतलब क्या करते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, बसेस को रोक देते हैं, है ना। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम में।
उसके बाद है हॉट वेदर सीजन। जो हॉट वेदर सीजन है उसे हम प्री मानसून सीजन भी कहते हैं। ये मिडिल ऑफ मार्च से चालू होता है। जैसी ठंडी खत्म होगी मिडिल ऑफ मार्च से हॉट वेदर सीजन स्टार्ट हो जाएगा और ये मई तक चलता रहेगा। कुछ पार्ट में ये जून तक चलता रहता है। ठीक है, तो मिडिल ऑफ मार्च से हमारा प्री मानसून सीजन स्टार्ट होगा तो मई तक चलेगा, पर कुछ कुछ पार्ट में ये जून तक चलता है। इन मंथ्स में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हॉट और ड्राई वेदर होता है। ड्यूरिंग दोज मंथ्स ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई वेदर, क्योंकि फिर भी ठंडी खत्म हुई ना, है ना, तो ठंडियाँ खत्म हुई तो ड्राई वेदर था और टेम्परेचर बढ़ने लगा तो गर्म हो गया। मई में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो लगभग 48 डिग्री तक पहुंचता है। कहाँ पर? राजस्थान में। इस टाइम में बेटा हॉट, ड्राई, डस्ट लेडन स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जिन्हें लोकली हम क्या कहते हैं? लू। मम्मियाँ खेलने नहीं जाने देती, बाहर नहीं जाने देती, बोलती लू लग जाएगी, लू लग जाएगी। फिर प्याज लेके जाओ, फिर वो केरी का क्या बोलते हैं, पना पियो, जो रस बनाते हैं ना हम, जो केरियों का वो। तो जो हॉट ड्राई लेडन विंड्स इस टाइम में इतनी स्ट्रांग होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग डस्ट लेडन, उनके अंदर धूल भी होती है, ड्राई भी होती है, गर्म भी होती हैं, ऐसी हवाओं को हम लू कहते हैं। ये नदर्न प्लेन्स के बहुत बड़े पार्ट पे चलती हैं। जो डस्ट स्टॉर्म है ये बहुत कॉमन होते हैं। डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल के जो तूफान होते हैं ना, घर में आप कितना भी डस्टिंग कर लो पर आपको धूल ही धूल मिलती है इस पर्टिकुलर टाइम में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर, समर के एंड में बहुत सारे पार्ट में प्री मानसून शावर्स आने लगते हैं और गर्मी को और बढ़ा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम कि यार कैसा लगने, उमस हो गई है ना। देखो, अगर तुम लोगों को उमस का मतलब नहीं पता है ना तो मम्मी पापा से पूछना। तो समर के एंड में इंडिया के कुछ पार्ट में प्री मानसून शावर आने लगते हैं। जो प्री मानसून शावर्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, हैवी रेनफॉल होती है और कई बार हेल स्टोन्स भी होते हैं। कर्नाटका में जो प्री मानसून शावर्स होते हैं उन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा? मैंगो शावर्स कहते हैं, क्योंकि ये मैंगो को राइपन होने में, मैंगो को पकने में, आम को पकने में मदद करते हैं ये प्री मानसून शावर्स, इसलिए इन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। थंडर स्टॉर्म्स आर एक्सपीरियंस्ड इन असम। असम में थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, वेस्ट बंगाल में थंडर स्टॉर्म्स आते हैं इसी टाइम में। इन्हें लोकली क्या कहा जाता है बच्चा? बरदोई चीला कहते हैं असम में। ये जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं असम और वेस्ट बंगाल में, लोकली इन्हें बरदोई चीला कहते हैं असम में। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ। और वेस्ट बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, ये बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, असम में कहते हैं बरदोई चीला। चलो चलो, क्विक क्विज के लिए बेटा हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि होगा शॉर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है ये जून से स्टार्ट होके सितंबर तक चलता है। कब से कब तक? जून से सितंबर तक। जो टर्म है मानसून ये डिराइव हुई है एक अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। सीजन का अरेबिक वर्ड है मौसम और इसी मौसम से आया है हमारा मानसून। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में, तो जो लैंड मास होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर से ध्यान से समझना, ये लैंड मास है और ये वाटर बॉडी है। तो लैंड मास पे जो लो प्रेशर है वो जल्दी जनरेट होगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। लो प्रेशर होना मतलब हवाएं गर्म होकर ऊपर चली जाएंगी और इन गर्म हवाओं के ऊपर जाने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसे फिल करने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। कैसी बातें समझ में आ गई? चलो, तो क्योंकि एक्सेसिव हीट होती है समर में तो जो लैंड मासेस होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो सराउंडिंग वाटर होता है वो अभी भी ठंडा ही है, वहाँ पर हाई प्रेशर ही है। तो ये जो डिफरेंस है लो प्रेशर हाई प्रेशर का, ये ही लेके आता है रेनफॉल। तो जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं ओवर द लैंड मासेस इज इंटेंस इनफ टू अट्रैक्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। इतने गर्म हो गए हैं कि विंड्स को अट्रैक्ट करने लग रहे हैं। अब सदर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आ रही हैं, क्योंकि अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया बहुत गर्म है। सदर्न हेमिस्फीयर से ठंडी ठंडी हवाएं उस लो प्रेशर में जो वैकेंसी क्रिएट हो गई हवाओं की उसको फिल करने के लिए आ रहे हैं। बेटा, जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स देयर राइट।
अपने राइट साइड, जैसे ऐसे आ रही होंगी तो इस तरीके से अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड ब्लो एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और कैसे ब्लो होंगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड की तरफ। जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की, मोस्टली कंट्रोल्ड बाय फिजिकल फीचर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो फिजिकल फीचर है वो कंट्रोल करता है इन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं इनकी डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करते हैं बच्चा, हमारी कंट्री के फिजिकल फीचर्स। अब बेटा मैंने ये तो कह दिया कि भाई हमारे फिजिकल फीचर्स कंट्रोल करते हैं इस विंड को, तो कैसे बेटा, पहला कंट्रोल तो ऐसे ही हो जाता है, हमारा ये जो पेनिनसुला है यहाँ पर ये नोक है, इस नोक की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, हो गई, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। एक होगी अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरी होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से जाएगी, ठीक है, और ऊपर नॉर्थ वर्ड्स मूव करेगी। जो बे ऑफ बंगाल है ये वेस्ट बंगाल के कोस्ट से जाएगी। तो फिर से ध्यान से देखो, जो अरेबियन सी की ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ये क्यों बन गई, क्योंकि हमारा पेनिनसुलर प्लेटियर का एक नोक है ना। जो अरेबियन सी की ब्रांच है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे पहुंचेगी और फिर वहाँ से नॉर्थवर्ड जाएगी, पर वहीं पर जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो वेस्ट बंगाल के कोस्ट तक पहुंचेगी एंड द सदर्न पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेटियो, शिलोंग प्लेटियो के सदर्न पार्ट तक। लेटर इट इज़ डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड और बाद में वेस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होके गंगा प्लेन्स पर फ्लो करेगी और फिर शिलोंग प्लेटियो तक पहुंचेगी। बाद में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी वेस्टवर्ड एंड ब्लो इन गंगा प्लेन्स। फिर ये वेस्ट वर्ड, वेस्ट मतलब पता है ना बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट वर्ड क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट होगी और गंगा प्लेन्स पे मूव करेगी, ये वाले प्लेन्स पे मूव करेगी इंडिया के पार्ट में। जैसे ये है हमारा इंडिया, मान लो सपोज कर लो, तो ये गंगा प्लेन्स पे ब्लो करना चालू हो जाएगी। और ये दोनों ही ब्रांचेस, देखो एक ब्रांच जो जा रही है कहाँ से, हमारे एक ब्रांच यहाँ से जा रही है, दूसरी ब्रांच यहाँ से जा रही है, तो एक जगह जाके मिल जाएंगे, कहाँ पर, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नदर्न पार्ट में ये एक जगह जाके मिल जाएंगे। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो इंडिया में आती हैं जून की शुरुआत में, इन्हें इसी पर्टिकुलर टाइम को हम ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं। ग्रेजुअली 4 to 5 weeks द होल कंट्री कम्स अंडर दिस इन्फ्लुएंस। देखो शुरुआत में केरला में, मुंबई में आएगा मानसून, दोनों में से किसी एक जगह भी आ सकता है, या तो पहले मुंबई या केरला, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे 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 पूरा महीना इनको लग जाता है पूरी इंडिया में फैलने के लिए। केरला में मानसून आ गया, मुंबई में मानसून आ गया, तो ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि धीरे 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 वो पूरे इंडिया में भी आएगा। एज मानसून विंड्स कम फ्रॉम इंडियन ओशन, क्योंकि ये जो मानसून विंड्स हैं ये इंडियन ओशन से आती हैं, तो ये अपने साथ बहुत बड़े अमाउंट में मॉइस्चर लेके आती हैं, नमी लेके आती हैं। देखो बेटा हवाएं चल रही थी, गर्मी के ज़्यादा होने से जो वाटर एवोपरेट होता था वो विंड्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब विंड है जिनके अंदर पानी भी है, वो आ रही है हमारी तरफ। अब जहाँ जहाँ उन्हें बैरियर मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी, ठंडी होंगी और बारिश दे देंगी। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है वेस्टर्न कोस्ट पे एंड इन नॉर्थ ईस्ट। जो ड्यूरेशन हो और जो अमाउंट होता है रेनफॉल का वो साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होता चला आता है। देखो कैसे, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होगी, यहाँ आते 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 कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होगी, यहाँ जाते जाते कम हो जाएगी। ये पर्टिकुलर एरिया में बारिश ज़्यादा होगी, ये पर्टिकुलर एरिया में बारिश ज़्यादा होगी, फिर जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे बारिश कम कम कम, इस साइड जाओगे बारिश कम कम कम। तो फिर से ध्यान से समझो कि जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होती जाएगी साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम कोस्टल एरिया टूवर्ड्स द इंटीरियर। कोस्टल एरिया में जो अच्छी खासी बारिश मिल रही है, पर जैसे आप इंटीरियर एरियाज में एंटर करोगे बारिश कम मिलेगी। तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो ड्राई रहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में तमिलनाडु का कोस्ट ड्राई रहता है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया में कैसे आता है, देखो बेटा जैसे ये रहा सपोज करो माउंटेन, तो जो हवाएं यहाँ से जाएंगी ऊपर उठेंगी तो यहीं बारिश दे देंगी, इस पर्टिकुलर एरिया को बारिश नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही जो अरेबियन सी ब्रांच है उसका रेन शेडो एरिया होता है कौन, हमारे तमिलनाडु के कोस्ट,
ठीक है। तमिलनाडु के जो कोस्ट हैं वो ड्राई रहते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। क्यों रहते हैं बेटा ड्राई? क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आते हैं। रेन शेडो एरिया समझ में आ गया क्या हुआ? जैसे ये माउंटेन से यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, ये जब ऊपर जाएंगी तो बारिश यहीं दे देंगी, और ये वाला जो एरिया है इसे हम कहेंगे रेन शेडो एरिया। हवाएं वहां पहुंचेंगी पर सूखी हवाएं। चलो, तो जो मानसून विंड्स होती हैं वो जनरली इरेगुलर होती हैं, अनपंक्चुअल होती हैं। कितनी बार हमारा IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट कह देता है विद इन 8 days, विद इन अ वीक वील हैव मानसून रेन। बट वो हफ्ते क्या 15 दिन 20 दिन भी नहीं आएगा। और कई बार हम सोचते हैं इस बार मानसून लेट आएगा, IMD बोल रहा है इस बार मानसून लेट होगा, पर विद इन अ वीक मानसून आ जाता है। तो भाई ये बहुत इरेगुलर हैं, बहुत अनपंक्चुअल हैं। और ये जो विंड्स हैं बेटा, जो इरेगुलर हैं, अनपंक्चुअल हैं, ये फ्लड लाती हैं इन वन पार्ट ऑफ इंडिया एंड ड्रॉट इन अनदर पार्ट एट द सेम टाइम। किसी पार्ट में तो ये फ्लड ला देंगे और किसी पार्ट में ड्रॉट ला देंगी। ठीक है बात? irregular unpunctual leads to flood in some area, leads to drought in some areas. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब भाई मानसून वापस जाएगा, तो जो सीजन है रिट्रीटिंग मानसून का वो मिडिल ऑफ सितंबर से चालू होकर कंटिन्यू रहता है मिडिल ऑफ नवंबर तक। जो प्रोसेस होती है रिट्रीट की बहुत स्लो और बहुत ग्रेजुअल है, धीरे 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 करके वापस जाएगा मानसून। जो मंथ है अक्टूबर और नवंबर, यहाँ पर स्काई एकदम क्लियर होने लगता है, स्लाइट राइज होने लगता है टेम्परेचर में। जो वेदर है वो अप्रेसिव हो जाता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं अक्टूबर हीट। इस अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इसका एकदम क्लियर होने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो वेदर है वो अप्रेसिव हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। इस पीरियड में चेंज होगा फ्रॉम द हॉट वेट सीजन टू कूल ड्राई सीजन। अभी तक हॉट और वेट सीजन था। हॉट मतलब गर्मी भी पड़ रही थी, वेट मतलब बारिश भी पड़ रही थी, पर अब ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कूल ड्राई सीजन में। टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडियाँ आ जाएंगी, और जबकि जो हवाएं हैं वो नम हो जाएंगी, सूखी रहेंगी, है ना। हॉट वेट से मतलब अब कोई पानी नहीं गिरेगा, ड्राई सीजन रहेगा और ठंडा रहेगा। जो रिट्रीट है मानसून की वो पंजाब प्लेन से बिगिन होती है सितंबर में। पंजाब प्लेन से मानसून रिट्रीट होने लगता है सितंबर में, पूरी कंट्री से विड्रॉ होने में। और बेटा इसी टाइम में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं और इन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, जो साउथ ईस्ट मानसून विंड्स थी अब उन्हें टेक ओवर किया है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ने, और इसी को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो साइक्लोन्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और ये हिट करती हैं ईस्टर्न कोस्ट को, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को। ये कई बार डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं और इसकी वजह से जानें भी जाती हैं, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। कहाँ पर? डेल्टा रीजन देखो, एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, न्यू सॉइल होती है, वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। पर भाई ये उस पूरे एरिया को डिस्ट्रक्ट करती हुई, लाइफ का प्रॉपर्टी का लॉस करती हुई आगे की तरफ निकलती है। और इसी पर्टिकुलर टाइम में कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। ये जो साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, लाइफ का लॉस करते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं। ठीक है, पर बल्क ऑफ रेनफॉल देते हैं कोरोमंडल कोस्ट को। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में उसे कंट्रोल करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स, हिमालयन माउंटेन हो, अरावली हिल हो, ईस्टर्न घाट हो, वेस्टर्न घाट हो, पेनिनसुलर प्लेट्यू का टिप हो। ठीक है, फिजिकल फीचर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का उसे फिजिकल फीचर्स कंट्रोल करते हैं और डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। तो रेन बियरिंग विंड्स की जो डायरेक्शन है, इंडिया के जो फिजिकल फीचर है वो हमारी रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं। जो एवरेज रेनफॉल है इंडिया की वो है 120 सेंटीमीटर। एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज पूरे स्टेट्स की रेनफॉल को कैलकुलेट करके, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से डिवाइड करके, है ना। नहीं तो ऐसे तो हमारा बेचारा राजस्थान बहुत कम रिसीव करता है और मेघालय बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। दिस इज़ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ये हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, 120 सेंटीमीटर्स।
हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो प्रेसिपिटेशन होता है वो रेनफॉल के फॉर्म में ही होता है। ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरती, ज़्यादा स्टोन्स नहीं होते, रेनफॉल ज़्यादा होती है, मतलब स्नोफॉल कम होता है। जो मेघालय है वो 800 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है। पार्ट्स ऑफ मेघालय के कुछ पार्ट 800 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, पर कुछ जो पार्ट हैं साउथ वेस्ट राजस्थान के, वो 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल रिसीव करते हैं। देखो, मेघालय कि कुछ पार्ट जहाँ 800 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रिसीव कर रहे हैं, वहीं पर साउथ वेस्ट राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल है वो है 1142 सेंटीमीटर्स पर ईयर। वो कहाँ पर ही रिकॉर्ड की गई है? मौसिनराम, हमारे इंडिया के मौसिनराम नियर चेरापूंजी, मेघालय में चेरापूंजी के पास है मौसिनराम। वहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट रेन रिकॉर्ड की गई है, दैट इज 1142। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उनके जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, वेस्टर्न स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट्स, कैसे ये सपोज करो वेस्टर्न घाट्स है, मतलब ये वाले घाट्स वेस्टर्न घाट्स है ना, इनके ये वाला जो एरिया, तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, उनके जो वेस्टर्न स्लोप है, ये हो गए ईस्टर्न स्लोप और ये है वेस्टर्न स्लोप्स। और मेघालय ब्रह्मपुत्र वैली, ये हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। ब्रह्मपुत्र की वैली में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, मेघालय में हैवी रेनफॉल होती है, और वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है। इस पार्ट में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत रेनफॉल होती है, और मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। These areas receive more than 200 centimeters of average annual rainfall. अब एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें, नहीं तो तुम बोले मैडम अभी तो मेघालय में आपने 800 बताया था, 1000 भी बताया था मौसम का, वो अलग बात है बेटा। हम एवरेज रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड्स, मतलब जो वेस्टर्न स्लोप है, ये वाला जो पार्ट है वो, फिर मेघालय ब्रह्मपुत्र वैली 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एवरेज रेनफॉल रिसीव करते हैं। जो मिडिल गंगा वैली है, जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, सेंट्रल पार्ट है इंडिया के, वो मॉडरेट रेनफॉल रिसीव करते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर्स, 100 to 200 सेंटीमीटर्स तक मिलती है। तो भाई जो अपर गंगा वैली है, ईस्टर्न राजस्थान है, पंजाब है, पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, अपर गंगा वैली, ईस्ट राजस्थान, पंजाब, पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, हरियाणा, इनको 50 to 100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल मिलती है। ठीक है बात। अपर गंगा प्लेन में, ईस्टर्न राजस्थान में, पंजाब में, डेक्कन प्लेट्यू में, हरियाणा में 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलती है। ये एवरेज है, एवरेज का ध्यान रखना बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि इतनी 50 to 100 ही होगी, कहीं पर 60 होगी, कहीं 70 होगी, कहीं पर 110 भी होगी, तो कहीं 40 भी होगी, पर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितनी मिलती है? 50 to 100 सेंटीमीटर। जो वेस्टर्न राजस्थान है और जो लद्दाख है, जो जम्मू कश्मीर है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के, इनको 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलती है। फिर से ध्यान रखो, 50 सेंटीमीटर से कम में किस किस का नाम लिखोगे? वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल मिलती है। 50 to 100 में नाम लिख देना, अपर गंगा वैली का, ईस्टर्न राजस्थान का, पंजाब, डेक्कन प्लेट्यू, हरियाणा, ये 50 to 100 वाले। 100 में आ जाएगा आपका मिडिल गंगा वैली, ईस्टर्न महाराष्ट्र, उड़ीसा, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे 100 to 200 आ जाएगी। और फिर 200 से ज़्यादा की बात करें तो उसमें से 3 प्लेसेस के नाम याद रखो, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स, मेघालय, ब्रह्मपुत्र वैली। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. ये और पढ़ लो, दिस इज मौसनराम विलेज नियर चेरापूंजी। चेरापूंजी के बाद मौसनराम का एक विलेज है मेघालय में, वेटेस्ट प्लेस है पूरी अर्थ का, ये जो मौसनराम विलेज।